है भी सही है। मेरी ही गलना मेरी ही वापस पढ़ाई जानी है। अच्छा, बस दुआ करो रूहानी पापा के लिए कि अल्लाह उस्ताद मोहतरम को सेहत अता फरमा। अच्छा, हमने कल शुरू किया था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। कल आपकी असाइनमेंट है जी, नोट कर लें सब बच्चे। कल मैंने पेंजा लगाना है। अब आप जब भी आएंगे, भावे कल आप हमें परसों परसों चौथा, ठीक है। असाइनमेंट क्या है आपकी, मैंने शायद पहले भी कहा हुआ था, अब दोबारा कह रहा हूँ। सिलेबस मैंने मिड टर्म का मैसेज कर दिया आपको जी। तो ये सिलेबस है। एक है, स्क्रीन नहीं चल रही, वो मल्टीमीडिया नहीं चल रहा, प्लीज उन्हें कहें जरा इसको ऑन करें। अभी तक आपसे 5,000 रुपए नहीं लिए गए, कभी भी कहा है मैंने बड़ी दफा। अब लेंगे हम। ये जो मिड टर्म होता है ये 5,000 का होता है, फेल होने पे भी, फेल होने वाले का भी और ना देने वाले का। फेल होने वाले में भी इज्जत से फेल होंगे तो एक अलग बात है, वो मेरी मर्जी। अदरवाइज इज्जत से फेल होने का मतलब 45% से ऊपर मार्क्स हो। बल्कि फिजिकली दे, ये ऑनलाइन वालों ने भी फिजिकल देना है आके। अगर आप लाहौर से बाहर हैं, ये चल नहीं रहा। अगर आप लाहौर से बाहर है तो ठीक है, अदरवाइज फिजिकली दें, क्योंकि टेस्ट आपका चेक भी सही तरह से होगा। आ जाएगा नजर, बस एक, हाँ ठीक है। ये सिलेबस है आपका जी। मिड टर्म का ये सिलेबस है। आल्दो इस ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन हो जाना है। इस वीक में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है 3 घंटे की, तो उसमें हम इसको वाइंड अप कर चुके होंगे, उम्मीद है ना। अभी हुआ तो उतना हो जाएगा जितना मैंने मिड टर्म में देना है। इस वीक में जो पढ़ेंगे वीकेंड तक वही शामिल है सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, अब आपने कल क्या करके लाना है, मैंने आपको पहले भी कहा था फिर दोबारा कह रहा हूं, लेकिन कल मैंने चेक करना है। प्रिंटर का ब्लैंक पेज लेंगे आप, और इस पे आप बनाएंगे नेट कैश फ्लोस का फॉर्मेट, उसके बाद पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, डिसीजन रूल, एनपीवी का। और इस एक पेज को आप पढ़ें तो आपका सारा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए, सिवाय एडवांटेज डिसएडवांटेज के। सिर्फ इस सफ़े को पढ़े तो आपका सारा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। मुझे कल ये सफ़ा चाहिए। प्रिंटर वाले सफ़े पे हाथ से लिख के लाना है, प्रिंट नहीं कटवाना। नहीं समझ आ रही, मार्कर बॉल पेन जितना मर्जी पप्पू बनाना है बना लो, मैंने सफ़ा देखना है कल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी प्रिंटर का पेज, एक फ्रंट और बैक बस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में ये तो मैंने भी एक भेजी थी फाइल, लेकिन वो बड़ी लंबी थी। तो आपने उस सफ़े के ऊपर 3 हेडिंग्स बनानी है। कितनी हेडिंग्स? 3। ऑर्डिनरी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, और तीसरी लॉन्ग टर्म डेट की। कितनी हेडिंग्स बनानी है सॉफ्टवेयर में? वो अब आप हेडिंग फ्लो चार्ट की शक्ल में होनी चाहिए ये पेज। तो ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं और केई कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, और
केपी कैसे निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल जो भी है, बैंक लोन की नहीं होती, और केडी कैसे निकालते हैं। यानी ऑर्डिनरी शेयर की हेडिंग है, दो एरो है, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। लॉन्ग टर्म डेट की मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ डेट। नहीं समझ आई, इसकी नहीं बनानी समरी शीट, ये तो रट्टा है सारा, मतलब रट्टा है या रीडिंग है, ये नहीं बना सकते, किन्ना की लिखोगे, वो बाल दो, वैसे समरी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, वो अभी इसकी अभी नहीं। बजटिंग में कैश बजट का फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, पीएलएस का फॉर्मेट, मार्जिनल से, मार्जिनल से और वर्किंग्स के नाम, पहले कौन सी वर्किंग करते हैं फिर ठीक है, एक सफे पे प्रॉफिट पीएलएस हो, अगले सफे पे कौन सा हो, कैश बजट हो। अब कैश बजट भी मंथ वाइज भी था जी, नहीं समझ आई। तो ये 3 चैप्टर मैंने कल चेक करने हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मेहनत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैप, वैसे वो मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है आपको बना के, आपने देखा नहीं, ठीक है, लेकिन वो फ्लो चार्ट एरो शैरो में नहीं बना हुआ, वो तो टाइप हुआ हुआ है बस। 2 सफ़े हैं कि 3 सफ़े मुझे नहीं पता, मैंने बनाया था 1-2 सफ़े हैं। हाँ, तो उसी को सामने रख के आपने अपने हाथ से बनाना है, ठीक है। कितने चैप्टर हैं, 3। रोज तुसी इन्होंने लै जाते हो, कब मैं आंदा ही नहीं, हाँ क्यों नहीं आंदा। अच्छा जी चलो, क्या है मैंने समझ आ गया सबको। जिसके पास ये कल सफा नहीं होगा तो क्लास से नहीं निकालना, खिंचाई प्रोग्राम है, डंडा परेड है कल, बॉयज और गर्ल्स सब, और ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये व्हाट्सएप करेंगे मुझे क्लास से पहले, ऑनलाइन वाले, ठीक है। जो फिजिकल वाले हैं वो रजिस्टर पे नहीं बना के लाएंगे, प्रिंटर के सफे पे, और वो सफा घुमाना नहीं, वो रिवीजन के वक्त इस्तेमाल होगा। अच्छा, हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में क्या पढ़ लिया हुआ है मेरा ख्याल है, फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन, फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स, और उनमें मार्केट रिस्क में हमने कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क पढ़ लिया है। कल हमने कौन सा रिस्क शुरू किया था, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क जी जनाब। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसकी वजह से होता है, क्यों होता है बताओ। अच्छा, और हाँ जी सुन लें, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से, बस इतना जवाब था, वो आगे की स्टोरी है, ये जवाब था। इंटरेस्ट रेट रिस्क किस वजह से होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, उस इंटरेस्ट रेट को काइबो रेट भी कहते हैं। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, या जिसको कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं, वो फ्लक्चुएट करता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से जो कंपनी को रिस्क फेस करना पड़ेगा उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अब बात आती है
या तो हमारी कंपनी इन्वेस्टर की पोजीशन पे होगी, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इंटरेस्ट इनकम कमाना चाह रहे हैं, या हमारी कंपनी इशूअर, सेलर की पोजीशन पे होगी। जो इन्वेस्टर होता है वो इंटरेस्ट इनकम के लालच में मुस्तकबिल में इंटरेस्ट इनकम कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? और जो इशूअर होता है, इशूअर का मतलब होता है जिसको पैसों की जरूरत है, वो कोई भी इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट इशू करता है ताकि पैसे इकट्ठे किए जा सके। तो जो इशूअर है या सेलर है, उसने क्या पे करना होता है? लोन पे। यानी आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपकी कंपनी जो क्वेश्चन में होगी, या वो किस पोजीशन पे होगी, और उसका लालच होगा कि मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम आ जाए, और या हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत होगी और हम बोरोवर की पोजीशन पे होंगे। किसकी पोजीशन पे? सेलर भी कहते हैं उसको। सेलर का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट बेचेगा। इशूअर का मतलब क्या होता है? कि जो लोन लेने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा। हमारी कंपनी इन्वेस्टर भी हो सकती है, हमारी कंपनी इशूअर भी हो सकती है, जिसको बायर भी कहते हैं और बोरोवर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं, सेलर ऑफ लोन इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में मैंने क्या बताया था? ये कल मैं बताया हूं। इन्वेस्टर जो होता है, इसको इंटरेस्ट बढ़ने का रिस्क होता है, कम होने का? हाँ, इसको काइबोर के फ्यूचर में कम होने का रिस्क होता है। रिडक्शन इन काइबोर या डिक्रीज इन काइबोर विल बी रिस्क फॉर एनी इन्वेस्टर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारी कंपनी इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे होगी। या हमारी कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है टू अर्न इंटरेस्ट इनकम, और आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम के रेट के कम होने का रिस्क है फ्लक्चुएशन की वजह से। या हमारी कंपनी फ्यूचर में पैसा लेने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाह रही है या बोरो करना चाह रही है, और कंपनी ने फ्यूचर में उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है। और आपको उसमें क्या डर होगा कि हाँ काइबोर बढ़ ना जाए, जब साड़ी वारी आए कर्जा लैन दी ते काइबोर वध ना जाए। नहीं समझ आ रही? समझ आ गई? हमारी कंपनी या इन्वेस्टर की पोजीशन पे होगी या किस पोजीशन पे होगी? मतलब बोरोवर कह दे तो बेहतर है। बोरोवर, इशूअर या बोरोवर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट इशू करके उधार पैसे लेगी लोगों से, और वो मुफ्त नहीं लेगी, उसके बदले उनको लोगों को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इकोनॉमी में क्या काइबोर चल रहा है उसके मुताबिक ही देना पड़ेगा। समझ आ रही है? अपनी मर्जी का नहीं, काइबोर के मुताबिक आपको देना पड़ेगा अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है जी। तो दोनों में से कोई एक। हमें कैसे पता चलेगा? आप सवाल की पहली एक दो लाइनों से पता चल जाएगा कि सवाल बोरोवर का है या सवाल इन्वेस्टर का है। ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे मैंने क्या बात की थी? मैंने आपसे कहा था जी बेटी आप बताओ, अगर आज से आपने 4 माह बाद लोन लेना है, कितने माह बाद? आज से 4 माह बाद लोन लेना है, और आज से 7 माह बाद लोन वापस कर देना है। विद इंटरेस्ट लोन, शॉर्ट टर्म लोन हम पढ़ रहे हैं। आज से कितने माह बाद लोन लेना है, और आज से 7 माह बाद लोन वापस कर देना है। तो आपका जो काइबोर है वो कब लॉक हो जाएगा? बोलना नहीं बाकी नहीं।
आज से 4 माह बाद जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन आपको लाइबोर काइबोर लॉक या कंफर्म हो जाएगा कि मुझे जब इंटरेस्ट देना है तो वो किस काइबोर रेट पे देना है। लोन वापस करने की डेट पे काइबोर कंफर्म नहीं होता, कब कंफर्म होता है? तो इसका मतलब है कि फ्लक्चुएशन कब से कब तक के लिए इंपॉर्टेंट है? आज की डेट से लेकर डेट ऑफ लोन तक के दरमियान जो काइबोर की फ्लक्चुएशन है ये आपने मैनेज करनी है। इसके बाद आपके लिए काइबोर फ्लैट है। आपके लिए क्यों फ्लैट है काइबोर? मार्केट में करेगा, आपके लिए फ्लैट इसलिए क्योंकि आपने लोन ले लिया है और लोन लेने के बाद काइबोर की फ्लक्चुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? ये बात हमने कल कर ली थी। हाँ, लोन की डेट जिस दिन लोन ले रहे हैं, लोन एक्विजिशन डेट या बोरिंग डेट कह दे, क्या कहते हैं इसको? लोन एक्विजिशन डेट या बोरिंग डेट, रीपेमेंट डेट नहीं। तो इसके लिए अब आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आज से 3 माह बाद, आज से 3 माह बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और आज से 9 माह बाद हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में कन्वर्ट कर लें। इन कैश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट से वापस कैश निकाल लें और साथ क्या लें? इनकम। जी, आज से 3 माह बाद इन्वेस्टमेंट होगी और आज से 9 माह बाद आपके पैसे वापस आ जाएंगे, विद इंटरेस्ट आएंगे। ठीक है, कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितने माह है? ये जो 6 माह है ये इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड है या ड्यूरेशन। ये जो यहाँ यहाँ मेरा ख्याल है 3 माह थे, 3 माह थे ना? ये लोन का ड्यूरेशन था ऊपर। इधर बताओ काइबोर कब लॉक होगा? जी बताएं जी, काइबोर कब लॉक होगा? क्यों? क्योंकि लोन के केस में भी जिस दिन लोन लेते हैं तो बैंक बता देता है कि आपको इस काइबोर रेट के मुताबिक इंटरेस्ट देना है 3 माह बाद, 6 माह बाद। तो यहाँ पे काइबोर रेट या इंटरेस्ट रेट हमें कंफर्म हो जाएगा और यहाँ जो काइबोर होगा इधर से लेकर इधर तक फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम है, इसके बाद फ्लैट। ठीक है, डायग्राम नहीं समझ आ रही है बात? अब आप क्या न्यूमेरिकल करवाएं, ये तो आप कहानियां सुना रहे हैं, बट ठीक है, हाँ हम न्यूमेरिकल पे आने लगे हैं। और न्यूमेरिकल में आपके लिए 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है, एक आज की डेट, यहाँ हैच कंस्ट्रक्शन होगी, आज की डेट पे हैच कंस्ट्रक्शन होगी, और यहाँ क्लोज द पोजीशन होगी। और तीसरा स्टेप वो जो नेट आउटकम होता है, क्या होता है? नेट आउटकम है जी। आज की डेट, आज की डेट इसलिए रेलेवेंट होगी क्योंकि आज से लेकर इन्वेस्टमेंट डेट के दरमियान फ्लक्चुएट करना है। हम चाह रहे होते हैं कि जब कल को 3 माह बाद हम लोन लेने जाएं, इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो हमें रेट आज आज के बराबर मिल जाए, तो क्या ही कमाल बात है। और वैसे भी फ्लक्चुएशन आज से ऑनवर्ड है, तो आप आज ही बैठ के हेजिंग शुरू करेंगे ना। आज आप कोई स्टेप लेंगे तो रिस्क मैनेज होगा, और अगर आप बैठे रहेंगे कि चलो जब लोन की डेट आएगी तब तो रिस्क मैनेज हो ही नहीं सकता, हमेशा रिस्क
लोन की डेट से पहले मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट कब शुरू करेंगे? आज, जब इंटरेस्ट रेट काइबर फ्लक्चुएट कर रहा है, आज से ऑनवर्ड। नहीं, वैसे मैंने बताया है, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। इस डेट पे कोई स्टेप नहीं कर रहे आप। अब 3 स्टेप्स होंगे न्यूमेरिकल को करने के, तीनों स्टेप आज की डेट और 3 महीने नहीं, इन्वेस्टमेंट डेट या लोन डेट की पे हो जाएंगे बाकी दो। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहला, रिस्क मैनेजमेंट के 3 मेथड हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला मेथड है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे पहले नहीं कमोडिटी का फॉरवर्ड पढ़ के आए, ये उससे थोड़ा फर्क है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या FRA। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो जिस बच्चे को कमोडिटी वाला फॉरवर्ड आता है उसको इसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए। वो बच्चा बता सकता है कि वहाँ कमोडिटी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हमने क्या लिखी थी? पता नहीं लिखी भी थी कि नहीं लिखी थी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखी थी? हाँ जी, क्या लिखी थी? जो वहां लिखी थी वो ही उसके इर्द गिर्द ही लिखेंगे कुछ। हाँ जी, ये तो नहीं था। हाँ जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और टू सेल सम कमोडिटी इन फ्यूचर एट, इसी तरह। लेकिन फॉर लो, वो जो इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड है उसमें लोन की अमाउंट लॉक नहीं होगी। लोन जितनी मर्जी अमाउंट का लो, जितनी मर्जी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करो, रेट लॉक होगा। काइबोर का रेट लॉक होगा। क्या लॉक होगा? काइबोर का रेट। ठीक है, समझ आती है? क्या चीज लॉक होगी? काइबोर का रेट लॉक होगा जी। तो बेटा ये नोट्स, हम कौन से नोट्स हैं, ये मैंने कराए हुए हैं, ये मैंने क्लास में भी कराया, और दूसरा ये नोट्स अब मौजूद है। कौन सा पेज है? वो पेज में नहीं घूमे अभी, अभी आप इधर आ जाए व्हाइट बोर्ड की तरफ बस। वो वजह ये, वो तो आप पागल हो जाएंगे, इधर उधर इधर उधर, मैंने ये आपको डिस्प्ले कर दिया है। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब डेफिनेशन होगी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लॉक, टू बाय सेल नहीं होगा वहां, टू लॉक इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर बोरिंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लॉक इंटरेस्ट रेट, या काइबोर रेट कह सकते हैं, टू लॉक इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर बोरिंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। ये लॉकिंग आज होगी, और लॉकिंग अमाउंट की नहीं होगी, रेट की होगी। तो क्या है जी, इंटरेस्ट रेट का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? हाँ जी, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये नोट्स में लिखा होगा लेकिन फिर भी आप लिखें, बैठना नहीं। इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, क्योंकि मैंने मेथड चेंज किया है इस दफ़ा, मेथड मतलब सीक्वेंस, तो हो सकता है ये डेफिनेशन ना हो वहाँ पे नोट्स में। तो इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ
बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लॉक इंटरेस्ट रेट, या जिसको काइबोर भी कहते हैं, फॉर फ्यूचर बोरिंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। समझ आ रही है बात? क्या चीज लॉकिंग होगी इसमें? जो काम की बात है इसको हाईलाइट कर ले या अंडरलाइन। क्या चीज लॉक होगी? प्रिंसिपल अमाउंट लॉक नहीं होती इसमें। प्रिंसिपल अमाउंट जितनी मर्जी कम कर लो, जितनी मर्जी क्या हो जाए। वहां तो होता है ना कमोडिटी में कि आपने इतनी क्वांटिटी 3 लाख टन या 3 लाख पाउंड आपने कॉपर भी लेना है। यहाँ क्वांटिटी अमाउंट और प्रिंसिपल लॉक नहीं होती। इसमें सिर्फ क्या लॉक होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक होता है, क्योंकि रेट की फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम है। हम अमाउंट ऑफ द लोन को मैनेज नहीं कर रहे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज नहीं कर रहे। वो जितने पैसे आएंगे तुम कर दोगे इन्वेस्ट, या जितने चाहिए होंगे आप ले लेंगे, लेकिन मसला किस चीज का है? रेट का। तो ये बात याद रखिएगा, कमोडिटी के फॉरवर्ड में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है कि इसमें रेट लॉक होता है सिर्फ। क्या लॉक होता है? इंटरेस्ट रेट लॉक होगा, प्रिंसिपल अमाउंट की लॉकिंग नहीं होगी। इसीलिए किसी किताब में लिखा होगा, यही डेफिनेशन होगी, लिखा क्या होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लॉक इंटरेस्ट रेट फॉर नोशनल अमाउंट ऑफ फ्यूचर बोरिंग। नोशनल अमाउंट का मतलब होता है एज्यूम जो भी अमाउंट होगी, ठीक है, देखी जाएगी। फॉर नोशनल अमाउंट ऑफ फ्यूचर बोरिंग और फ्यूचर। बच्चे पूछते हैं नोशनल अमाउंट क्या मतलब क्या है? नोशनल का मतलब है अभी हाइपोथेटिकली जो भी अमाउंट ले ले, लेकिन बाद में एक्चुअल बोरिंग कम या ज्यादा हो सकती है। तो बोरिंग की अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हम चाह रहे हैं कि आज की डेट और जिस दिन हमने लोन लेने जाना है उसके दरमियान काइबोर रेट ने क्या करना है? फ्लक्चुएट करना है। तो देखिए मिसाल के तौर पर ये 2 डेट्स हैं। आज की डेट और आज से 3 माह बाद आपने लोन लेना है। ये लोन की डेट है या बोरिंग डेट है। आज से 9 माह बाद आपने लोन को क्या कर देना है? वापस कर देना है। हमें डर क्या होगा? हमें डर ये होगा कि यार लोन पे आज तो काइबोर जो है वो 8% है। जब कल को हम लोन लेने जाएं, ऐसा ना हो उस दिन काइबोर जो हो वो 10% हो। जब आप 10% के काइबोर पे लोन लेंगे तो होगा क्या? लोन तो आप ले लेंगे, लेकिन वो लोन आज के मुकाबले कितने परसेंट महंगा लोन लिया आपने? नहीं, 1 कहां से होगा? 2% महंगा है। 8 और 10। इसका मतलब है अभी हमने इंटरेस्ट भी नहीं दिया, पे हमने इंटरेस्ट यहाँ करना है या इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन ये पेमेंट आपको कितने परसेंट के रेट पे देनी पड़ेगी? तो आपको मसला आएगा ना, आप कहेंगे यार ये क्या हो गया है। अच्छा भला आज काइबोर 8% था और फ्लग हमारी बारी आनी थी तो बढ़ना था। कंपैरिजन के लिए आप जब भी किसी चीज में फ्लक्चुएशन देखते हैं ना, तो आज के मुकाबले में देखते हैं कल फ्लक्चुएशन क्या होगी। अगर आप ये नहीं देखते तो फिर आप गोगलू हैं, यानी आपको टेंशन ही कोई नहीं। आप कहते हैं जिथे मर्जी चला जाए काइबोर, सानू टेंशन ही कोई नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, फिर वो रिस्क मैनेज नहीं करेंगे। जो बंदा भी अक्लमंद है और रिस्क मैनेज करना चाहता है, वो देखता है मुझे आज के मुकाबले में 3 माह बाद जब मैं लोन लेने जाऊंगा मुझे कहीं कॉस्ट ज्यादा तो नहीं पड़ने जा रही। तो मैं आज ही कोई ऐसा स्टेप लूँ, आज ही कोई ऐसा स्टेप लूँ कि मुझे 3 माह बाद कॉस्ट उतनी ना पड़े, कम पड़े। या किसी तरह से आज मुझे सर्टेनिटी आ जाए, कंफर्मेशन आ जाए मुझे आज ही
कि मुझे 3 माह बाद जब कर्जा लेने जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी। समझ आ रही है? यानी लोन आपने 3 माह बाद लेना है, लेकिन रेट की कंफर्मेशन आप आज चाह रहे हैं कि यार मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए मुझे 3 माह बाद रेट किस रेट पे लोन मिलेगा। रेट बढ़ने से मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा देने का रिस्क है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक जी। कल का लेक्चर पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? आपने लेक्चर प्रॉपर पढ़ा ही नहीं ना, आपको पता ही नहीं टॉपिक क्या चल रहा है। अच्छा आ जाए चलें। आज से लेकर ऑनवर्ड की डेट में हम क्यों लेके चल रहे हैं वो मैं बता चुका हूं कि आज की डेट से लेकर डेट ऑफ लोन के दरमियान फ्लक्चुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर आज ही मैंने लोन लेना हो देन फिर कोई रिस्क नहीं। रिस्क होता कब है? जब हमने लोन आज ना लेना हो, लोन फ्यूचर में लेना हो, और आज का काइबोर तो पता है लेकिन 3 माह बाद पता नहीं काइबोर कहाँ चला जाए, बढ़ ना जाए। इस डाउट अनसर्टेनिटी को कहते हैं रिस्क। और आप चाहते हैं कि मुझे आज ही बैठ के कंफर्म हो जाए कि मुझे 3 माह बाद क्या रेट काइबोर का पे करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ भी लड़की बताएं जरा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अब आप क्या करेंगी मुझे समझाएं। ये तो फॉरवर्ड नहीं था ना, ये तो मैंने वैसे बता दिया कि रिस्क क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगी अब बताएं। अमाउंट की तो टेंशन ही कोई नहीं, चलो नोशनल जितनी अमाउंट हमें चाहिए ठीक है। हाँ जी क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा बताएं। कमोडिटी फॉरवर्ड पढ़ाया हुआ है मैंने जी, उसी के मुताबिक बताओ। वो भी अभी देखना पड़ रहा है, फॉरवर्ड देखना पड़ रहा है। अब थोड़ी खैर हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड देखना पड़ रहा है जी। फॉरवर्ड में क्या होगा बताओ। कमोडिटी फॉरवर्ड पड़ा था, वो 10 जो की सी। किसके साथ, किसने क्या आज के रेट पे? आने ना पढ़े नहीं, आंदा ही नहीं, बस वे के दस आगे क्या होता है फिर। पढ़ो ना जाके, बार बार पढ़ो, फिर नहीं आंदा। ना पढ़े होता तो फिर से बिल्कुल ही नैया डूबी सी। हाँ जी आगे बताओ, फिर क्या होता है इसके बाद? कापी खोल के दस नहीं पाएंगे, अजय पढ़े है और कुछ भी नहीं है, फिटा ही मुंह तेरा है जी। बेटा गाला ही नहीं बस उनकी क्या वहां। बेटी दो काम होते हैं, लेक्चर पढ़ो जाके, दो दो तीन तीन दफा पढ़ो। मैंने कहा है आपको ठीक है। ऐसे नहीं ये याद हो जाना कि आप सुन के जाओगे, रिपोर्टिंग नहीं है। इसमें अकल इस्तेमाल होती है, दिमाग खर्च होना है। तो दिमाग का इस्तेमाल करें घर जाके, चार चार दफा पढ़ें, पढ़ के आओ नहीं तो मैं कल कचाई करनी है बहुत ज्यादा। हाँ मैं मुँह चुप के आ जाते जो पार्क चाहे हो यार। मैंने ये कहा था सवाल भी कराया कल अजय, तो फिर नहीं होया अजय, तो फिर उत्थे ही खलोते हैं असी। आपने सवाल किया ना कल, तो फिर की किया असी सवाल? तुमने घर जाके वो सवाल किया था खुद दोबारा? थ्योरी पढ़ी सी? पता नहीं की पढ़ी सी, हाँ ये पढ़ी तो हाल है, तो जिना पढ़ी होंगी तो फिर जी। हमने ये कहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप किसी भी पार्टी के साथ आज रेट क्वांटिटी कमोडिटी फॉरवर्ड में आज लॉक कर लेते हैं। आज के रेट पे लॉक नहीं करते, जितना रेट आपको फ्यूचर में उम्मीद होती है। आप एक पार्टी के साथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रेट लॉक कर लेते हैं, बस नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी, डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल, तो फिर हम ओपन मार्केट से कमोडिटी बाय या सेल करने की बजाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉक्ड प्राइस पे कमोडिटी बाय करेंगे या सेल। ए मुकम्मल होया, लॉक करके बैठ जाना है तो फिर की होएगा? कुछ नहीं होगा आगे। आपने आगे पूरी बात ही नहीं की। पहला काम क्या करते हैं कमोडिटी फॉरवर्ड में कि आज की डेट पर
किसी भी पार्टी के साथ किसी भी कमोडिटी का जिसका आप रिस्क मैनेज करना चाहते हैं उसकी प्राइस लॉक करते हैं। वो प्राइस आज की नहीं होती, मुस्तकबिल में जिस प्राइस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लॉक कर लेते हैं। नहीं समझ आई? हाँ, फिर मुंह एडा वड्डा हिला देंगे क्लास ही अगर दोबारा पूछो फिर उठे उठे खोते उठे खलोते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ड्यू डेट जब आती है, डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल, तो फिर हम ओपन मार्केट से ट्रांजैक्शन अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कमोडिटी को बाय करते हैं या कमोडिटी को सेल करते हैं। यहां बात मुकम्मल होती है। तो उसमें दो डेट्स होती हैं, उसमें भी आज की डेट पे आपने एग्रीमेंट किया फॉरवर्ड का, और डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। आ जाए अब इधर जरा, इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, इसमें अगर मैंने फ्यूचर में लोन लेना है या फ्यूचर में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे काइबोर रेट की फ्लक्चुएशन में प्रॉब्लम है। मैं आज किसी भी पार्टी के साथ इंटरेस्ट रेट लॉक कर लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट को लॉक, इंटरेस्ट रेट लॉक कर लिया फॉर एग्जांपल काइबोर का 9%। आज की डेट पर आप क्या लॉक करेंगे? काइबोर रेट लॉक करेंगे। किसके साथ लॉक करेंगे? किसी भी पार्टी की, वो बंदा भी हो सकता है, वो और कंपनी, वो कोई बैंक, कुछ भी हो। आज आप फ्यूचर में जो लोन लेना है उसकी लोन की अमाउंट नहीं बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पे लॉक कर लेंगे। रेट लॉक हो गया। लोन कब लेना है? आज नहीं लेना, 3 माह गुजरेंगे, 3 माह बाद अब आपने एक्चुअली जब लोन लेना है तब क्या होगा? हाँ जी, तब क्या होगा सुन ले। कमोडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें थोड़ा फर्क ये है कि फ्यूचर की तरह इसमें जो आपका ये लोन वाला FRA है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लोन आप ओपन मार्केट से ही लेंगे। लोन कहां से लेंगे? हमने 9% पे लॉकिंग की थी। कितने परसेंट पे? 3 माह बाद जाके उसी पार्टी से लोन नहीं लेना। कमोडिटी में तो उसी पार्टी से वो चीज लेते हैं जो भी। आपने ओपन मार्केट से जाके किसी भी बैंक से जहां से मिलता है लोन ले ले। 12% पे लोन मिल रहा है। कितने परसेंट पे लोन मिल रहा है? 12% पे। आपने लॉकिंग कितने परसेंट पे की थी? तो 3% महंगा लोन जो भी आपको मिल रहा है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी से आप कहेंगे लाओ मुझे दो मेरे पैसे। आपने मेरे साथ लॉक किया था 9% और मुझे ओपन मार्केट से लोन कितने परसेंट पे मिल रहा है? 12% पे मिल रहा है। तो महंगा लोन मिल रहा है, आपको वो महंगाई महंगाई नहीं लगेगी। आप 12% का लोन लेंगे, कोई मसला नहीं, उस पर इंटरेस्ट देंगे, लेकिन 3% का इंटरेस्ट कंपनसेशन वसूल करेंगे फ्रॉम द फॉरवर्ड पार्टी। समझ आ रही है? नहीं तो होना तो ये चाहिए था जैसे कमोडिटी में है, आज लॉक किया, 3 माह बाद जाके उसी पार्टी से लोन ले लेते। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें ये नॉन डिलीवरेबल होता है फ्यूचर की तरह, याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड जो होता है ये क्या होता है? नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन डिलीवरेबल मैंने बताया था, जिसमें प्राइसिस के फर्क से पैसे लेते हैं और देते हैं। तो इसकी फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली फीचर बेटा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट लॉक नहीं होनी। सिर्फ लॉकिंग किस चीज की होनी है? लॉकिंग ऑफ रेट, इंटरेस्ट रेट या काइबोर। प्रिंसिपल अमाउंट की लॉकिंग नहीं है। अभी सवाल नहीं, पहले देख लो, सुन लो। इंटरेस्ट रेट की लॉकिंग होगी। किस चीज की? आगे लिख लो, प्रिंसिपल अमाउंट की लॉकिंग नहीं है, नहीं है। किस चीज की लॉकिंग है? किस चीज की लॉकिंग है? कब लॉकिंग होगी? आज। ड्यू डेट पे जाके जिसके साथ लॉकिंग की है उससे लोन लेना जरूरी नहीं है, लेना ही नहीं लोन। लोन आपने ओपन मार्केट से लेना है। उससे फिर क्या फायदा हुआ एग्रीमेंट करने का? तो कैश सेटलमेंट होगी। क्या होगी? कैश सेटलमेंट का मतलब क्या होता है?
अगर आपको मार्केट में जो लोन मिल रहा है उसका डेट ऑफ लोन पे जो काइबोर है वो लॉक रेट से ज्यादा हो तो महंगा लोन मिल रहा है। जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। हमने लॉक किया 9 पे, कितने पे? ओपन मार्केट में 12% पे मिल रहा है। बताओ क्या होगा जी, क्या होगा? मैंने कहा डेट ऑफ लोन पे हम 12% के हिसाब से लोन ले लेंगे। इंटरेस्ट भी 12% ही देंगे नेशनल बैंक को जिससे भी लोन लिया है। लेकिन जितना 9% से ऊपर इजाफी इंटरेस्ट दे रहे हैं उतनी अमाउंट एक्सेस इंटरेस्ट पेमेंट आप किससे रिकवर करेंगे? अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अपनी काउंटर पार्टी से जिससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। यानी होगा क्या? एक्चुअल लोन कितने परसेंट पे है? 12% पे। और कंपनसेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनसेशन कितनी मिलेगी, जिसको गेन भी कह सकते हैं? तो आपकी पॉकेट पे जो बर्डन पड़ेगा अल्टीमेटली तो 9% ही पड़ेगा। बस बात थोड़ी घुमा के, क्योंकि ये नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कमोडिटी फॉरवर्ड की तरह नहीं है कि चीज जिससे लेनी है उससे कर्जा भी उसी से लेना है। उससे भी ले लें, कहीं से भी ले लें, लेकिन जवाब 9% पे ही आना है। ठीक है, अब आप सवाल पूछें जी। पहला आपका सवाल था। आपको फॉरवर्ड की डेफिनेशन में लफ्ज नजर आ रहा होगा बाइंडिंग। क्या लफ्ज नजर आ रहा है? तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि अगर ओपन मार्केट में आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो 1% आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत, FRA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको 1% देना पड़ेगा। और क्या सवाल है जी आपका? ये ले। इन एनी केस हमारी पॉकेट पे कितना बर्डन पड़ेगा? लोन की अमाउंट जो मर्जी हो, असल में रेट की लॉकिंग है। फ्यूचर में भी ऐसे ही होता है, लोन ओपन मार्केट से लेंगे लेकिन जितने लोन महंगा हो चुका होगा वो कहाँ से कवर हो जाता है? फ्यूचर से। तो इसी तरह यहाँ पे भी फॉरवर्ड से कवर हो जाए, फॉरवर्ड वाली पार्टी से। लेना लोन ओपन मार्केट से ही है। लोन कभी भी दूसरी पार्टी नहीं देती, लोन लेना ओपन मार्केट से पड़ता है। क्योंकि आपका लोन वाला बैंक कोई और है, उससे कहते हो मुझे फॉरवर्ड दो, कहता भाई ऐसी तो दे नहीं। होता ये कि लिमिटेड बैंक होते हैं जो फॉरवर्ड की सहूलत देते हैं। लोन हर बैंक से मिल जाता है, तो आप जिस बैंक से लोन लेते हैं वो फॉरवर्ड की सहूलत नहीं देता, इसीलिए इसको आज़ाद रखा गया है कि लोन वाला बैंक और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला बैंक या पार्टी दोनों सेम होना जरूरी, मैकेनिज्म ही वो है, नहीं जरूरी, फर्क पार्टी है। सेम हो जाए तो ठीक है, तब भी हमने सोल्यूशन ऐसे ही करना है। कोई और सवाल हो आपका जी? नोशनल प्रिंसिपल होता है। नोशनल का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताते हैं उसको, कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, इसके राउंड अबाउट कुछ होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल हवा में रखना है। उसको ये नहीं ना कहना कि 2 करोड़ का लोन है, बताया उसको लाख रुपए है, ऐसे नहीं होता। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट गाइड थोड़ा बहुत अंदाजा दिया होता है, लेकिन लॉकिंग नहीं होती कि बाउंड है उस पर। अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत है। मैंने कहा जी नोशनल प्रिंसिपल है 3 लाख का, अब मुझे कल को जरूरत लोन पड़ गई है 3.25 लाख की, तो अब 3.25 लाख का लोन लेंगे हम, कोई मसला नहीं। ये नहीं है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं 3 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट कोई हैज कर रहा है, नहीं। 3.25 लाख के लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट रेट की हैजिंग है। ठीक है, 3.25 की जगह 2.5 भी हो सकता है लोन। क्या है जी मैकेनिज्म बताओ? कब? पूरी बात बता, पूरी बात। गलत। आज के दिन इंटरेस्ट रेट लॉक कर लेते हैं किसी भी पार्टी के साथ, उसके बाद गलत। ये बताया नहीं मैंने। किधर बैठे हो? भंग ते नहीं पी के आए? की खांदे हो? ऐ तो दसिया ही नहीं मैं।
दोबारा बता। हाँ, अप एंड डाउन को एडजस्ट करेंगे। लोन उस पार्टी से नहीं लेना उस रेट पे। लोन किसी भी पार्टी से ओपन मार्केट में लेंगे, उसके साथ अप एंड डाउन इन द काइबर को कवर करेंगे। अप एंड 9% पे लॉक किया आपने, तो ड्यू डेट पे जाकर आपने जब लोन लिया एक्चुअली अपने बैंक से, तो वो 12% पे मिला, तो आप 12% पे लोन लेंगे, 9 पे नहीं लेंगे, 12 पे लोन लेंगे। लेकिन जितना अप एंड डाउन है वो रिकवर करेंगे या पे करेंगे। ए दसिया जी पहले की सी जरूर खिंचाई करानी है। जागदे रहो भाई, जागदे रहो। सुत्ती कौम हो की कहते हो, भंग छड़ दो फॉर द टाइम बिंग, जो तक चैप्टर चलता है की कहते हो। ठीक, क्या मतलब, क्या बताया, दोबारा बता। कब करेंगे, फिर अधी गल। आज आप किसी भी पार्टी से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब जाके एडजस्टमेंट होगी, जब हम लोन लेंगे तो लोन वाली डेट पे देखेंगे कि काइबोर, असल काइबोर उससे ज्यादा है या, तो कंपनसेशन या रिसीव होगी या पे होगी। ठीक है, समझ आती। जी हाँ, वो लेना हमारी मजबूरी होगा, तभी तो आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि मुझे लोन शायद ही कभी चाहिए हो, तो आप फिर रिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे नहीं। जब आप ये श्योर है कि मुझे लोन चाहिए, कितना चाहिए एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट का भी अंदाजा है, लेकिन आपको डर ये है कि यार रेट लॉक, और रेट बड़ा फ्लक्चुएट करता है, कभी काइबोर ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी कभी नीचे। काइबोर की फ्लक्चुएशन को पकड़ लो किसी तरह। हम्म नहीं, ये इस केस की बात नहीं है। इसका ताल्लुक बैड डेट्स के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन या एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन करने जा रहे हैं आप, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, या आपने अपनी शिफ्ट बढ़ा रहे हैं, शिफ्ट जिसके लिए आपको लेबर को वेजेस पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए हर महीने या किसी भी एक माह में, ये ऐसे है, वो नहीं है। हाँ जी, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है जी जनाब, बताओ क्या मैकेनिज्म है। हाँ न्यूमेरिकल तो, हाँ तो पहले मैं पूछ ला, मैं एक एक पूछा कि तुम जागदे सुते हो। हाँ, उसमें होगा क्या, किसके साथ। अच्छा, उसके बाद वो कैसे क्लोज होगी। किससे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वाली पार्टी से आप कंपनसेशन वसूल भी कर सकते हैं, उसको कंपनसेशन पे भी कर सकते हैं जी। ठीक है, हाँ जी भाईजान। पहले अमाउंट रिकवर नहीं होती, पहले एक्चुअल लोन लेंगे, ओपन मार्केट के रेट पर एक्चुअल लोन लेंगे, जितना लोन एक्सपेंसिव आया वो कंपनसेशन बाद में। पहले कंपनसेशन मांगोगे, जा लोन ते लाया जाके पहले, जा पहले कर्जा ते लेके आ, कर्जा लिया ही नहीं है, आ गया कंपनसेशन लैंड, जा कर्जा लाया। जब तुम एक्चुअली कर्जा ले लोगे देन आपकी एंटाइटलमेंट बन जाएगी उसके साथ कि भाई आप मेरी गुफ्तगू में सीरीज ऑफ इवेंट्स को नोट नहीं करते, तो बस समझ लो कहानी चल रही है। आज की डेट पर एग्रीमेंट होगा, रेड लॉक होगा, डेट ऑफ लोन पे, फ्यूचर में डेट ऑफ लोन पर हम ओपन मार्केट से लोन लेंगे। अब वो लोन लॉक रेट से ज्यादा भी हो सकता है लेने के बाद, या ज्यादा होगा तो कंपनसेशन विल बी रिकवरेबल अंडर फॉरवर्ड,
और अगर सस्ता लोन मिल जाए ओपन मार्केट से तो कंपनसेशन विल बी पेएबल। किसको पेएबल रिसीवेबल होगी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी को। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ है, लोन किसी। सोल्यूशन कैसे होगा ये लिख लें, सोल्यूशन इसका जी। हाँ जी, अगर तो लोन का सवाल है, लोन का सवाल है, ज्यादातर लोन का सवाल आएगा। अगर मार्केट का काइबोर लॉक्ड काइबोर से ज्यादा हो, मार्केट का काइबोर किससे ज्यादा हो, अब ये मैं बता रहा हूँ वो नेट आउटकम वाला स्टेप बता रहा हूँ जी। अगर मार्केट का काइबोर लॉक्ड काइबोर से ज्यादा हो, क्या मतलब है? लॉक आपने 9% किया था, ओपन मार्केट में लोन कितने परसेंट मिल रहा है? तो इस केस में कंपनसेशन रिसीव होगी। हाँ जी, कंपनसेशन क्या होगी? जितनी ऊपर है वो कंपनसेशन आपने रिसीव करनी है, और आपका ये टेबल बनेगा। एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट एट मार्केट रेट, ओपन मार्केट रेट, और कंपनसेशन रिसीवेबल। ये ऊपर वाला लिखना जरूरी नहीं होता, ये मैंने वैसे बताया। ये टेबल के ऊपर हेडिंग ये क्या चीज है? ये सॉल्यूशन है आपका डेट ऑफ लोन पे, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक कॉस्ट है, एक रिसीट है, तो माइनस करके नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी। अच्छा इधर सॉरी, यहाँ पे अगर वो आपसे परसेंटेज में मांग ले तो परसेंटेज में सोल्यूशन कर दें, नहीं तो अमाउंट में कर दें। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना रहा हूँ, एक कॉलम रुपीस का और एक कॉलम परसेंटेजेस का। मतलब कई दफा वो सिर्फ परसेंटेज में ही मांग लेता है जवाब। इसमें मांग लेता है, अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो आप अमाउंट में निकाल लें, रुपीस में। किसमें निकाल लें? बाकी आपकी चॉइस है। मेरी आदत है मैं दोनों में करूंगा बार बार, परसेंटेज और रुपीस दोनों में, ताकि परसेंटेज भी पता चल जाए और रुपीस में जवाब क्या आ रहा है। ये क्या केस है? लोन का सवाल है, मार्केट में काइबोर ऊपर। अच्छा अगर मार्केट का काइबोर जो है वो कम हो, आ जाए लोन के सवाल में ही, मार्केट का जो काइबोर है अगर वो लॉक्ड काइबोर से कम हो, लॉक कब होगा? मेरी मिसाल में कितने परसेंट पे लॉकिंग हुई थी? हाँ जी, लॉक होगा आज। कितने परसेंट पे लॉकिंग है? 3 माह बाद जब लोन लेने जाते हैं तो लोन आपको 8% पे मिल रहा है। कितने पे? तो मार्केट का काइबोर जो है या मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो लॉक रेट से कम है। लॉक रेट से क्या है? अब आपको कंपनसेशन रिसीव नहीं होगी, आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, पेएबल कहते हैं उसको, या पेमेंट। तो नेट आउटकम ये हमारा सोल्यूशन है। टेबल कैसे बनेगा डेट ऑफ लोन पे? इन्वेस्टमेंट का खुद लिखें, इसी तरह बनाएं इस तरह का टेबल खुद इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और मार्केट का काइबोर बढ़ जाता है, कम हो जाता है लॉक रेट से, इंटरेस्ट इनकम कमाना चाह रहे हैं आप। ज़्यादा सवाल वैसे लोन के ही आएंगे, लेकिन पहले ये चलें लिख लें, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट
एट मार्केट रेट या पेमेंट एट मार्केट रेट। कंपनसेशन पेबल या कंपनसेशन की पेमेंट, ये भी कॉस्ट है। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। ये जो जवाब है ये इंटरेस्ट कॉस्ट हमने बतानी है, लोन की अमाउंट नहीं बतानी, लोन पे जितना इंटरेस्ट पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक सोल्यूशन अप्लाई होना है लोन का, दोनों नहीं होने एक ही सवाल में। अगर दोनों वो कराना चाहता है तो वो पार्ट ए भी करा सकता है, उसकी मर्जी। हाँ जी, समझ आ गया। ऐसे ही बनाओ इन्वेस्टमेंट के लिए, चलो जल्दी से। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे होगा? जी भाईजान, होता है इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर क्यों पढ़ाते? क्यों? कौन नुकसान में जाएगा? नहीं, जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया उसने आगे भी एग्रीमेंट किए होते हैं, एक एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी बात है हमेशा बढ़ता नहीं, कम भी हो सकता है। तीसरा बात है हमारा टॉपिक का मकसद मुनाफा नुकसान कमाना ही नहीं। आप गलत सोच रहे हैं, हमारा मकसद है सर्टेनिटी गेन करना मेन, कि हमें रेट कंफर्म हो जाए, कि आज ही बैठ के हमें कंफर्म हो कि हमें जब लोन लेने जाएंगे तो क्या रेट मिलेगा पड़ेगा। बोरोवर को ये टेंशन है, तो मकसद का भी फर्क है ना। करें जी, इन्वेस्टमेंट का सवाल जल्दी करें, जल्दी। इन्वेस्टमेंट का हो तो कैसे करेंगे? कल मैंने कमोडिटी और ये दोनों सुनने हैं, कल फिर खिंचाइए ताड़ी। रोजाना सुनना है मैंने, तुसी पढ़ते ही नहीं। करो रिवाइज करके आओ, अपनी जबाना ते दस के आओ मैंने, शीशा वेख के ते शुरू हो जाओ। सुनाना है आपने कल मुझे। अल्फाज सिमटे हुए हैं आपके बहुत ज्यादा, निकलते ही नहीं जबानों बाहर। गल कुछ दी कुछ कर देंगे हो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫੱਫੇ ਕੁਟਰੀ ਨਾ ਬਣ। तो आप पार्टनर की लड़ाई ना करा दें। हैरानी की बात है, अभी कल सवाल भी कराया थे, ਉਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। जो इन्वेस्टमेंट का कर ले वो दिखा दे। इन्वेस्टमेंट के केस में आप सूद कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट इनकम कमाना चाहते हैं, आपका मकसद है वी वांट टू अर्न इंटरेस्ट। जल्दी कर लो जल्दी। कंपनसेशन कह दो, गेन लॉस कह दो, एक ही बात। कंपनसेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी मिलेगा देंगे, वो गेन लॉस है या फॉर कंपनसेशन है, लेकिन वो लिखना है लाजमी। जैसे फ्यूचर ब्रोकर से लेते हैं गेन लॉस, कंपनसेशन नहीं कहना, गेन लॉस कह दो। गेन लॉस अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
इन्वेस्टमेंट्स में डिबेंचर होना जरूरी नहीं है, कोई भी शॉर्ट टर्म बैंक के डिपॉजिट सर्टिफिकेट कुछ भी खरीद लें इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लॉन्ग टर्म होते हैं भाई, वो शॉर्ट टर्म नहीं होते। हम शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं। आप कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे जो बैंक से मिलती है, 2 माह 3 माह 4 माह के सूद वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये वो मुराद है। या बैंक में पैसे जमा करा दो 3 माह के लिए 6 माह के लिए। डिबेंचर नहीं खरीद रहे आप, डिबेंचर तो होते ही लॉन्ग टर्म है, हम शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं। नहीं समझ आई? हाँ जी। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट पे मैकेनिज्म बताओ भाई जवान, आप प्लीज बताएं। सवाल छोड़ दो, पहले मुझे मैकेनिज्म बताओ क्या होगा, आज क्या करेंगे और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे क्या करेंगे, बस ये बता दो मुझे। ये जो रेट होगा, सुन लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट के केस में आप आज किसी पार्टी से रेट, और ये रेट इंटरेस्ट एक्सपेंस का रेट नहीं होगा, इंटरेस्ट इनकम का रेट होगा। मिसाल के तौर पर 9% लॉक कर लिया, इसके बाद नहीं नहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस, मिसाल के तौर पर लो मिसाल, हाँ ओपन मार्केट में जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है वो 8% पे मिल रही है जी। ठीक है, क्योंकि अपने आप में देखो, ओथेनोमल ना जाओ। आप बताएं, आप पे करेंगे रिसीव करेंगे? रिसीव करेंगे। हमने 9% लॉकिंग किया कि हमें 9% इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? अब आपने पे को नहीं सोचना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम हमें 9% इनकम मिलनी चाहिए। जब हम वाकई ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें इनकम कितनी मिल रही है? तो कम मिल रही है, फॉल इन इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम है। अब 1% कम मिल रही है, वो 1% कंपनसेशन आपने नुकसान अपना कवर करना है, तो यहाँ पे गिरना प्रॉब्लम है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ओपन मार्केट से 8% पे लेंगे और 1% की कंपनसेशन वसूल करेंगे। पे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? वसूल। आप अपनी कंपनी को देखो, उसको दफा मारो जिसके साथ एग्रीमेंट किया, वो वसूल करे या जो भी, हमने वसूल करनी है। अगर आपने 9% पे लॉकिंग किया और आपको ओपन मार्केट में 11% सूद मिल रहा है, ज्यादा इनकम मिल रही है, तो 2% सूद इनकम ज्यादा मिल रही है, फिर आप क्या करोगे? हम वो वापस उसको दे देंगे, भाई साढ़े है ही नहीं, साढ़े है ही 9, 11 लैके 9 तुम अपने बोझे च पाओगे, तो 2% उसको दे दोगे। बता भाई जल्दी से मुझे, इन्वेस्टमेंट का बताओ रूल क्या है? फिर छोटी गलत है भाई, गलत है। आपने रेट लॉक किया है, इंटरेस्ट इनकम है, अब एक्सपेंस नहीं है। हमने 9% लॉक किया, हमें 11% मिल रहा है, ऊपर वाला सूद हमारा नहीं है। बाइंडिंग की वजह से ऊपर वाली इनकम एक्स्ट्रा वापस दे दें उसको, उन पुठा सोचना है। हम्म, दिमाग नहीं ना चलता, दिमाग कितने हो रहे, दिमाग अभी वो बता के बैठा है बच्चा, सही बताया उसने, तो मेरा ख्याल है उस वक्त सही नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे। यहाँ पे क्या बना, मैं लिख रहा हूँ, जरा देख लेना, मैं गलत आ जाए, ये ना हो मैं गलत लिख दूँ, जरा जल्दी जल्दी देख लेना। मार्केट में जो काइबोर मिल रहा है वो हमारे लॉग काइबोर से कम मिल रहा है, हमें सूद इनकम अब कम मिल रही है। तो मेरा ख्याल है हमें कंपनसेशन वसूल करनी चाहिए या पे करनी चाहिए? वसूल करनी चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट इनकम लॉक रेट से कम मिल रही है। तो नेट आउटकम कैसे आएगा? मेरा ख्याल है ये सही है, ठीक है कि गलत है? हाँ,
कल आपने जरा चाय शाय पी के अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के आना है कि तो चंड चुंड ना पै जाए हैं। और तू खास तौर पर, लड़कियां तो चलो एग्जाम्प्ट हैं, ते मुंडिया ਨੂੰ पै सकती है। अच्छा ये इनकम है और कंपनसेशन रिसीव। ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਨਮੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कोई कोई इनपुट नहीं, कोई आउटपुट नहीं, कोई दिमाग नहीं चलता नाल। ले जी, टोटल इंटरेस्ट इनकम। और इसमें सबसे ज्यादा दिमाग, अभी आपने दिमाग चला लिया तो चला लिया, बाद तुम रट्टे लाने ने तो सवाल नहीं होने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। क्यों? इसमें जब तक मैकेनिज्म समझ नहीं आएगा, आप जितने रट्टे लगा रहे सवाल फिर भी गलत होगा आपका। अब उल्ट हो गया ना यहाँ पे मैकेनिज्म। हालांकि इसका निचोड़ ये है, इन एनी केस आपने लॉक रेट पे खड़े होना है बाद में। आपकी पॉकेट पे वजन पड़ेगा या आमदन आएगी, वो किसके बराबर आएगी? लॉक रेट के बराबर, लेकिन घुमा के गालेगी थोड़ी। तो मुंडे ने गलत दसिया। चलो तो सवाल रटे लाना है। मेरा ख्याल है कंपनसेशन पे होगी। आज आपको होमवर्क सिर्फ एक चीज दिया है। क्या दिया है? वो कल करके आना है, इसीलिए इसके सवाल नहीं दिया आज, मैं खुद कराऊंगा इसके। कंपनसेशन पेमेंट जी, मेरा ख्याल है ये इनकम है और ये पेमेंट है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, चलो कल ये आना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।